नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं एप्टीट्यूड एग्जाम का एनालिसिस, जो कि 23 मार्च 2022 को एग्जाम हुई है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिलाकर के यहाँ पर 45 क्वेश्चन टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, जिनसे अभी शेष जिन परीक्षार्थी की एग्जाम बाकी है वो उनको हेल्प मिल पाएगा और उनको पता चल पाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो प्रतिदिन चेंज हो रहे हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी प्रश्न और टॉपिक के बारे में और चर्चा करते हैं, और साथ ही क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको उत्तर के साथ मिलेंगे, तो आपको हेल्प करें ताकि आने वाली एग्जाम में। अब बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपकी एग्जाम है और आप भी अपना क्वेश्चन अपना सहयोग हमें पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप हमें क्वेश्चन या टॉपिक जो भी मिलता है, आपको जो भी ध्यान रहता है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं आने वाले परीक्षार्थियों के सहयोग के लिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत मैंने यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला जुला करके हैं। तो यहाँ पर आपको के मन में ये भय नहीं होना चाहिए, मतलब ये बात नहीं रहना चाहिए कि बस ये क्वेश्चन नहीं आया वो नहीं आया। देखिए, जो परीक्षार्थी एग्जाम देने गए उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर दोनों ही शिफ्ट के एक साथ दिए हैं। तो यहाँ पर कौन सा जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, जहाँ पर इसमें जो उत्तर था वो राइजोबियम था। और राइजोबियम जो होता है ये दलहनी पौधों की जो गांठें होती हैं उनमें पाए जाने वाला एक जीवाणु होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, कौन सा विटामिन गर्भ और प्रजनन से संबंधित नहीं है। अब हो सकता है वहाँ पर गर्भ दिया था या प्रजनन दिया था, क्योंकि बताने वाले को उतना क्लियर उसमें ध्यान नहीं था, पर प्रजनन या गर्भ से बताया था उन्होंने, तो इनसे संबंधित नहीं है वो विटामिन पूछा था। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि जो विटामिन बी, डी और विटामिन ए है, ये विटामिन जो होते हैं ऐसे विटामिन हैं जो कि गर्भ या प्रजनन क्षमता से संबंधित होते हैं, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। पर विटामिन के जो था उसमें विकल्प था और वो प्रजनन से संबंधित विटामिन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो था वो पूछा गया था कि भारत ने अब तक कुल कितने उपग्रह छोड़े हैं। कोई बता रहा था कि क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कितने यान है, तो यान का क्वेश्चन नहीं बना होगा, शायद इस प्रकार का प्रश्न जरूर बना होगा, कितने उपग्रह अब तक छोड़े हैं। तो भारत ने अब तक जो कुल उपग्रह जो है 114 उपग्रह जो हैं वो छोड़े हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो था खेल से संबंधित था, और खेल से संबंधित जो प्रश्न था ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन खेलों से संबंधित नहीं पूछा था। तो ये थोड़ा सा अफसोस की बात रही, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों को खेल वगैरह जो पढ़कर गए हैं तो उनको थोड़ा सी यहाँ पर एक निराशा देखने को मिली। फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया था और सेकंड में नहीं पूछा था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसमें मनवीर सिंह जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो मनवीर सिंह जो है ये एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर खिलाड़ी हैं या फुटबॉलर है, जो कि इंडियन सुपर लीग क्लब एटीके मोहन बागान और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। तो ये एक फुटबॉलर हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। इसी प्रकार से एक प्रश्न खेल और अवार्ड से संबंधित भी पूछा गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न था, भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष के जनक जो हैं विक्रम साराभाई हैं। और आगे बात करें तो कौन सा विटामिन जो है हड्डियों से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा था हड्डियों से संबंधित विटामिन। तो देखिए, मुख्य रूप से कैल्शियम और जो विटामिन डी होता है यह हड्डियों से संबंधित होता है। तो विटामिन की बात की जाए तो इसमें विटामिन डी यहाँ पर प्रमुख होगा। और आगे देखें अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न जो था वो सीडीपी में पूछा गया था, जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा को जन्मजात माना है। तो भाषा को जन्मजात मानने वाले जो थे वो थे चॉम्स्की। और चॉम्स्की जो थे, इनके अनुसार भाषा अर्जन या भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चलिए आगे बात करें तो गणित में बहुत सिंपल से प्रश्न आए थे, और ये प्रश्न यहाँ पर बताया था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको लिखा है यहाँ पर, 300 का 15% एवं 400 का 15% बराबर हैं। तो मतलब इनका प्रतिशत निकालना था और सिंपल से क्वेश्चन थे। मैथ्स में ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर के आपका जो हिंदी है, संस्कृत है और जो मैथ्स वाला भाग है, ये तीनों भाग तो बिल्कुल आसान लग रहे हैं। पर कभी कभी किसी शिफ्ट में पर्यावरण जो होता है थोड़ी सी परेशानी वहाँ देखने को मिल जाती है, और सीडीपी जो थी वो थोड़ा सा उसका जो पूछने का तरीका या जो उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी टफ स्तर की थी, तो उसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम वहाँ पर परीक्षार्थियों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर गणित में सिंपल से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर 300 का 15% और 400 का 15% देने की संख्याएं विकल्पों में दे रखी होंगी, तो 45 व 60 जो है इसका उत्तर निकल के आ जाता है। काफ़ी सरल सा प्रश्न था। आगे बात करें धूल के कणों से कौन सा रोग होता है। तो धूल के कणों से कुछ रोग जो हैं, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक स्नायोसाइटिस और एलर्जिक
राइनाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। पता नहीं वहाँ कौन सा विकल्प में रखा था। आगे अगला प्रश्न जो है वो है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस या कारक जिम्मेदार है। तो देखिए मुख्य रूप से SO2 SO3 जो होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, ये वायुमंडल में जब उत्सर्जित होते हैं तो ये जल के साथ मिलकर के अम्लीय वर्षा करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हो सकता है कि विकल्प में ये दोनों में से कौन सा रखा गया। कुछ रोपण वाली फसलें पूछी गई थी, निम्न में से कौन से रोपण वाली फसलें हैं। तो यहाँ पर कुछ रोपण की फसलें दे रखी उत्तर के रूप में, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला, अनानास आदि जो हैं ये रोपण वाली फसलें हैं। इनमें से कोई भी एक विकल्प में वहाँ पर हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है। तो भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह जो है IRS फर्स्ट A जो है ये स्वदेशी तकनीक से अत्याधुनिक प्रचलनरत सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रेणी में प्रथम दूर संवेदी उपग्रह है। GSLV कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो ये 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो किसी शिफ्ट में जो थे अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट में पूछे गए थे, सेकंड में इनसे नहीं पूछे गए थे। और फर्स्ट में खेल और अवार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ बात करें तो वायुमंडल की परतों से संबंधित भी प्रश्न जो था वो देखने को मिला था। आगे बात करें यहाँ पर तो गणित के अंदर जो दोनों शिफ्ट के मिले जुले कुछ टॉपिक हैं, जैसे बहुपद से संबंधित क्वेश्चन दोनों में देखने को मिले हैं। अनुपात से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। सरलीकरण पर आधारित प्रश्न जो है वो लगातार आ रहे हैं। आयु से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पीछे छोड़ नहीं रहे, सेम टू सेम वैसे आ रहे हैं। राम की आयु इतने वर्ष है तो उसकी 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। बोर्डमास के नियम पर जो क्वेश्चन है वो लगातार आ रहे हैं और करनी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो जो वर्गमूल और घनमूल जो है उनसे संबंधित और संख्या को वर्ग में लिखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित है, पर ये तार्किक क्षमता से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो था वो गणित में बना कर दिया था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जो थे उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया था। आगे संख्या पद्धति जो है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और परिमाप से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। बाल मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में नॉम चॉम्स्की जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन जो थे भाषा अध्ययन भाषा वाले जो टॉपिक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन जो था प्रवचन विधि से संबंधित किसी ने बताया है कि प्रवचन विधि से भी प्रश्न आया था। इसी प्रकार से अधिगम से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं और जीन पियाजे जो हैं वो भी आ ही जाते हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा में आपके गद्यांश पद्यांश जो हैं वो काफ़ी सरल स्तर के हैं और इसी में से आपको यहाँ पर कुछ विलोम शब्द हैं तो कुछ पर्यायवाची शब्द हैं तो कुछ रस से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और कुछ उपसर्ग से संबंधित प्रश्न, गुण संबंधित संधि से संबंधित प्रश्न यानी कि संधि समास वगैरह, रस, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, ये आपके टॉपिक हैं जो कि लगातार ही देखने को मिल रहे हैं और किसी दिन कौन सा रख देते हैं। अब इन सभी से आप थोड़ी सी तैयारी अच्छी करके जाइएगा ताकि आपका हिंदी, संस्कृत और गणित वाले भाग काफ़ी अच्छे से आप कर पाएँ और ये तीनों ही भाग आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने स्कोर को बेहतर बनाने में। तो यहाँ पर आगे हम बात करें तो संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा के अंदर वही गद्यांश पद्यांश हैं और विभक्ति से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कुछ प्रश्न संधि से देखने को मिल रहे हैं और समास से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। प्रत्यय से संबंधित और वचनों से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और कुछ प्रश्न उपसर्ग हैं, लकार है, विभक्तियाँ हैं, इनसे संबंधित भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप पर्यावरण और CDP को मतलब थोड़ा सा जितना आप कर सकते हैं उतनी तैयारी इसमें कीजिए और बाकी आप जो 3 विषय हैं इन पर आप ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा क्योंकि ये तीनों आपके लिए काफ़ी सरल स्तर के आ रहे हैं और इनमें आपको श्योरिटी है कि आपके नंबर अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। पर ज़्यादातर दोनों भाग जो हैं CDP का और EVS का, इनमें ज़्यादा नंबर जो है वो कट रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।